सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। सो हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है और जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है वो किस तरीके से हमारे वर्क कर रहे थे और उनकी लिमिटेशन क्या थी, वो स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, जो कि आता है हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है जी, आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में हमारे पास क्या आता है, देखो जो बोर साइंटिस्ट थे नील बोर, उन्होंने क्या किया, जो रदरफोर्ड का मॉडल था उन्होंने उसको बहुत अच्छे से स्टडी करा और उसमें कुछ मतलब की जो प्रॉब्लम आ रही थी स्टेबिलिटी को, उसी को उन्होंने क्या करा, करेक्ट करके बताया। तो यहाँ पर आपका थर्ड आ जाता है, थर्ड आपका सिंपली आ जाता है, हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका आता है थर्ड बोर, BOH बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो थर्ड मॉडल ऑफ एटम आता है वो आपका बोर मॉडल ऑफ एटम आता है। इसमें कैसे कैसे उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने बताया कि जो पूरा जो एटम होता है वो सेम जैसे आपका साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पूरा जो एटम है उसमें क्या होता है, वो सर्कुलर एक स्फेरिकल शेप में होता है और उसमें जो चार्ज है, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या होता है, सेंटर में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक ऑर्बिट है, मतलब कि जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही, ये बात बिल्कुल ठीक है। बस उन्होंने यहाँ पर एक चीज ऐड की कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। मीन्स जो आपका ये बीच का न्यूक्लियस होगा, बीच में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपके क्या होते हैं, डिफरेंट आपके क्या होते हैं, ये आपके सर्कल्स होते हैं, डिफरेंट। ये आपका एक और सर्कल आ गया। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, जैसे इसमें आपके 1 हो गए, इसमें मान लो आपके 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, तो अलग अलग नंबर आपके क्या करते हैं, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होगी वो उसी आपके क्या करेगा, ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टेबिलिटी को डिफाइन कर दिया। तो जो बोर मॉडल ऑफ एटम था तो उसने क्या करा, स्टेबिलिटी को भी क्या कर दिया, STABILITY, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, STABILITY, स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। किसने, बोर मॉडल ऑफ एटम ने। प्रॉब्लम तो ये आ रही थी ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जा रहे थे। तो यहाँ पर एक रूल आता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा और वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एनर्जी को भी लूज नहीं करेगा। एनर्जी को लूज नहीं करेगा तो वो मतलब कि पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसमें जाके नहीं गिरेगा, और वो गिरेगा नहीं तो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है जी, पॉइंट यह आ गया आपका नील बोर मॉडल ऑफ एटम। अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने हर एक चीज का क्या दिया, एक नाम दिया। जैसे आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एटम हो गया। तो एटम क्या होता है, एक स्फेरिकल शेप में होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसका नाम उन्होंने दिया K, सेकंड ऑर्बिट L, फिर आपका M, और फिर आपका क्या आ जाता है N, और फिर इसी तरीके से आगे आगे डिफाइन होते जाएंगे, K L M N O P Q, इस तरीके से डिफाइन होते जाएंगे। वैसे बेसिकली 4 से 5 आपके ऑर्बिट मैक्स आपके होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं। ठीक है जी, उन्होंने इसका नाम दिया। जो K होगा उसका जो नंबर ऑफ शेल होगा वो 1 पे, और जो इसका होगा वो नंबर ऑफ शेल 2 पे, और ये नंबर ऑफ शेल 3 होगी, और ये नंबर ऑफ शेल आपकी 4 होगी। मतलब कि नंबर ऑफ इस चीज को हम अपना शेल भी बोल सकते हैं, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, SHELL। ठीक है जी, SHELL, ये आ गई हमारी शेल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्बिट। तो जिसको हम डिफाइन करते हैं KLMN से, फर्स्ट वाली K, और ऐसी सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारी इस तरीके से आती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारा बताया उन्होंने कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स आपका क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही घूमेंगे। तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इन एन ऑर्बिट, वो फॉर्मूला आएगा आपका 2n² से। तो 2n² से क्या लेंगे, अगर हम अपना K शेल में देखें तो n क्या है, n मतलब कि नंबर ऑफ शेल, वो किस शेल में आपका घूम रहा है। तो अगर K में देखें तो 2, n की वैल्यू क्या है 1, तो 2 1 2, 2 × 1 = 2। तो K शेल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, तो आपके 2 रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपका आता है K2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4, जो कि K शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, वो आपके 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपका आता है KLM, M में क्या हो जाएगा 2 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका क्या आ गया 18। और ऐसे KLM N को देखें तो 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो मतलब कि आपकी K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में आपके 18, और आपके N में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेंगे। तो ये आपका बताया नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीजें आपकी
बताइए, क्लियर है पॉइंट। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं कि किस किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करेंगे। के में आपके 2, एल में आपके 8, एम में आपके 18 और एन में आपके 32 रिवॉल्व करेंगे। क्लियर पॉइंट। चलिए अब इन्होंने यहाँ पर एक और चीज बताई, एक नया रूल बताया। रूल जैसे अकॉर्डिंग जैसे आप अपना गेम खेलते हो, ठीक है जी। गेम फॉर एग्जांपल पबजी है, बहुत सारे गेम है, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई अपना एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे वहाँ पर लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 और लेवल 4। गेम में अलग अलग लेवल होते हैं। तो आपको पता है वहाँ पर आपको कुछ स्टार्स दिए जाते हैं, जैसे बेसिकली आपको 1 2 3 4 और 5, मतलब कि 5 स्टार्स आपके मैक्स होते हैं। लेकिन आपको क्या होता है, अगर आप मिनिमम 3 स्टार्स भी लेके आ जाओ तो आप अपना क्या हो जाते हैं, लेवल 2 पे पहुंच जाते हो। अगर यहाँ भी आप अपना मिनिमम 3 स्टार लेके आओगे तो लेवल 3 पे और ऐसी लेवल 4 पे और ऐसी आगे आगे जाते रहोगे। तो गेम में आपको अपने, अगर आप गेम खेला होगा तो हर बच्चे ने खेला होगा, तो आपको पता है कुछ मिनिमम लाने से आप अपना क्या हो जाते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। क्लियर है। बाकी उसकी मैक्सिमम लिमिट तो आपकी 5 स्टार होती है। अगर आप 5 लाते हो तो भी आप आगे पहुंच जाओगे, बट अगर आप 3 भी लेके आ जाते हो तो भी आप अपना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो। ये आपका गेम का एक तरीके से इस तरीके से सिनेरियो होता है। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन में भी होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जैसे आपका के एल एम एन, के में आपके कितने आते हैं 2, एल में आपके 8 और फिर आपके 18, फिर आपके क्या आते हैं 32। तो के को तो आप छोड़ दो, के की तो मैक्सिमम जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की वो 2 इलेक्ट्रॉन ही है। जो एल एम एन आ जाता है, अगर उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद अपना क्या कर सकते हो, नेक्स्ट वाली में जंप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एम है, एम में आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 आएंगे। जब 18 यहाँ पर फिल हो जाएंगे तब आप अपना एन में जा सकते हो। बट यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक लूप होल बोल सकते हैं, या फिर एक नया रूल लग जाता है कि अगर एम में आप अपना 8 फिल कर देते हो तो जो बाकी के जो 10 है वो आप अपना नेक्स्ट वाले एन में फिल कर सकते हो। एन में भी आप अपना 8 फिल करने के बाद आप अपना नेक्स्ट में चले जा सकते हो। मतलब कि मैक्सिमम आप अपना 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके भी आप अपना नेक्स्ट शेल में जा सकते हो। ये आ जाता है आपका जो नील बोर साइंटिस्ट है उनका रूल आ जाता है। जैसे हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल, तो 2n² आपका ये 2n² वाला फॉर्मूला लगता है, और हर एक शेल में इतने इतने इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है पॉइंट। जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में कितने होंगे, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में आपके 8 आ जाएंगे, थर्ड में आ 18 सकते हैं, बट 8 फिल करके आप क्या हो जाओगे, नेक्स्ट शेल में चले जाओगे। और हम ऐसा ही करते हैं, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद वो नेक्स्ट शेल में चले जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो एक ही राउंड में अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो एक दूसरे के आसपास भी ज्यादा होंगे, तो वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे, और वहां पर मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस वजह से एक शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी में चला जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिंपल आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारी सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर हमारी चीजें आ गई, जो कि हमारे पास आ गया ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, वो आपको फिल करने हैं। तो आपके पास आपके पास आ गया KLMN, ये आपकी शेल आ गई। तो सबसे पहले तो आपके क्या होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, फिर आपके बचे कितने बचे, आपके क्या 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 8 इसमें फिल हो जाएंगे, और बाकी बचे हुए 2 आपके क्या हो जाएंगे, इसमें फिल हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी फिलिंग होगी। जैसे आपके पास हो गए 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो किस तरीके से फिल होंगे, 2 इसमें फिल हो जाएंगे, 8 इसमें फिल हो जाएंगे, 8 इसमें फिल हो जाएंगे। कितने फिल हो चुके हैं, 32 नहीं, थोड़े कम ही ले लेते हैं हम अपना 20 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो 2 इसमें फिल हो गए, 8 2 10, 10 8 18, और बचे हुए 2 इसमें। तो KLNM में आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा। ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपका इस तरीके से आता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर आपकी सारी चीजें आ गई। अब आपका एक टॉपिक आता है, आपका आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी आप अभी समझ लो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है। देखो न्यूट्रॉन कहाँ से, मतलब कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक। ठीक है जी, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी। जो उसका सिंबल होता है वो N0 होता है, और जो उसका चार्ज होता है वो आपका क्या होता है, नो चार्ज, मतलब कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बस इसमें क्या होता है, मास होता है। जो उसका मास होता है वो आपका प्रोटॉन के इक्वल होता है। अब आप इसको समझो इसको कैसा है। ठीक है, देखो जो हमारे पास पूरा जो एटम था, आपको पता है पूरा एटम था, उसमें बीच में एक न्यूक्लियस था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था और इसमें इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो एक एटम में पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को और जो नेगेटिव चार्ज है उन दोनों का जो मास है उसको प्लस कर दूं, तो वो जो एटम का मास है उसके इक्वल आना
चाहिए। मतलब कि एक सिंपल, अगर आपके पास एक बॉक्स है उसके अंदर 2 लड्डू हैं, तो उन दोनों लड्डू को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो पूरा जो उसके बॉक्स के अंदर का जो भी सामान रखा था उसके मास के इक्वल आ जाना चाहिए, क्योंकि लड्डू तो 2 ही रखे हुए थे ना, तो वो इस के इक्वल आना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था। जो एटम का मास था वो क्या आ रहा था, वो उन दोनों के लड्डू बोल सकते हैं, या फिर दोनों जो एटम और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उन दोनों को प्लस करके उनसे ज्यादा वो आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है जिसका नाम है जेम्स चैडविक। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसके साथ साथ एक और अनचार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। वो तीनों को प्लस करके तब आपका क्या आता है, एटम का पूरा मास आपका आता है। और यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी क्या हो गई, ये प्रॉब्लम भी क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने आपका डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, जिसका कोई चार्ज नहीं होता, जिसमें सिर्फ मास होता है, जिसका जो मास होता है एक तरह से वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए किसके, आपके एक एटम के अंदर। और उन्होंने बताया जो ये न्यूट्रॉन होता है ये कहाँ पर रहता है, ये आपका न्यूक्लियस में ही रहता है। ठीक है, जहां पर आपका क्या है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है जहां पर वो रहते हैं सेंटर पे न्यूक्लियस में, वहीं पर आपका क्या रहता है, ये आपका जो न्यूट्रॉन जो है वो आपका रहता है। तो ये आपका सिंपल आ जाता है आपका रिलेटेड टू न्यूट्रॉन। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ये वाला हमारा टॉपिक हो जाता है। आपने ये भी देख लिया किस तरीके से हो। अब हम चेकआउट करेंगे बैलेंस से और इस टेबल को हम अपना चेकआउट करेंगे। चलो उससे पहले हम अपना जो ये एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं इनको एक बार देख लेते हैं, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। मतलब कि आपको बताना है कि जो पूरा जो थॉमसन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आपका जो ये थॉमसन मॉडल है ये पूरा न्यूट्रली होल कैसे आता था। क्यों, क्योंकि जो पूरा थॉमसन मॉडल था उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या था, वो आपस में इक्वल था। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को कवर अप करके सारा जो एटम है उसको क्या कर देते थे, न्यूट्रल कर देते थे। ये आपका आंसर आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन सा था, पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है जी, ड्रॉ द स्केच ऑफ द बोर मॉडल ऑफ द एटम विद 3 शेल। 3 शेल के अकॉर्डिंग बनाना। 3 शेल के अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे, आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 पे क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 शेल बनानी है आपको। 3 शेल आपकी आ जाएगी फर्स्ट, फिर आपकी आ जाएगी सेकंड, और आप थर्ड आप बाहर बना लो, थर्ड शेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सेकंड में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड में आपके 8 होते हैं, फिर आपके 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें भी आपके क्या होते हैं, 8 होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करके नहीं बताने, बस आपको इतना बताना है ये आपकी के शेल होती है, ये आपकी एम शेल होती है और ये आपकी क्या होती है, एन शेल आपकी होती है। ये आपका इस तरीके से आपको स्केच बना के दिखाना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट विद द गोल्ड। मतलब कि देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर आप गोल्ड फॉइल, आपने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, ये रहा, कहाँ गया, हाँ जी ये रहा आपका। तो यहाँ पर अगर गोल्ड की जगह आप कोई और सा एलिमेंट ले लेते तो आपको क्या रिजल्ट सेम मिलते या फिर मतलब क्या डिफरेंस आता। तो देखो यहाँ पर सिंपल वर्ड में आंसर आ जाता है। तो वो जो गोल्ड होता है वो काफी डक्टाइल और साथ साथ मेलिएबल भी होता है। मतलब उसको पीट कर हम क्या बना सकते हैं, उसकी काफी बारीक शीट बना सकते हैं विदाउट उसको ब्रेक करे हुए। तो इसलिए हमने यहाँ पर गोल्ड यूज किया, क्योंकि उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पतला शीट बना सकते हैं, और जितनी ज्यादा पतली शीट होगी तो अल्फा पार्टिकल को उसके बीच में से क्रॉस होना उतना क्या होगा, ईजी होगा। इसलिए हमने यहाँ पर गोल्ड लिया था। अब क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि गोल्ड की जगह अगर मैं सिल्वर, आयरन या कुछ और ले लेता तो क्या होता है, वो इतना ज्यादा शीट में नहीं कन्वर्ट हो सकता था। तो हो सकता था कि जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो उसको पेनिट्रेट ही ना कर पाए, मतलब उसके आर पार ही ना जा पाए। इस वजह से यहाँ पर जो सेंसर लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर मतलब हमें प्रॉब्लम हो डिटेक्ट करने में, इसलिए हमने क्या लिया हुआ, गोल्ड लिया हुआ है। कोई और ले लेते तो वहां पर हमें सेंसर पर क्या है, एक एग्जैक्ट रीडिंग ना मिलती है, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, न्यूट्रॉन आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं वो आ जाता है सबसे पहले प्रोटॉन, दूसरा आपका पास आता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा आपके पास आता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज आपका क्या आता है, आपका न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा हीलियम एटम हैज द एटॉमिक मास ऑफ 4u। मतलब जो हीलियम एटम होता है He, उसका जो एटॉमिक मास है वो 4u आपका आता है।
हाउ एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके प्रोटॉन में क्या होते हैं 2 न्यूक्लियस होते हैं। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव, मतलब उसके पास न्यूट्रॉन कितने होंगे। अब देखो जो पूरे जो एटम का जो चार्ज होता है वो आपका न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। तो अगर टोटल चार्ज 4 है और 2 उसमें प्रोटॉन हो गए तो बचे हुए कितने 2 आपके क्या होंगे न्यूट्रॉन आपके होंगे। ये चीज़ हम आप अपना आगे समझेंगे कि किस तरीके से मास और जो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट होती है। ठीक है जी पॉइंट। चलो जी अब आप आगे जो चीज़ है मेन चीज़ वो समझो। तो उसने बोला था कि हाउ इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल, वो मैंने आपको बता दिया था कि पहले 2 फिर 8 फिर 8 8 8 इस तरीके से आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है जी। चलो जी अब आपकी हम शेल करते हैं। हम आपका ये हाँ अब इस टेबल पे आ जाओ। ठीक है जी। देखो आपके क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स, तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और हर एक एलिमेंट में फिक्स नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं आपके। इसको और ज़्यादा कम कर लेते हैं। हाँ जी ये आपकी पूरी टेबल आ गई। ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या चीज आती है, यहाँ पर आपके आ जाता है कंपोजिशन ऑफ द एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेरियस शेल, मतलब वेरियस शेल में उसका किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो यहाँ पर देखो बात क्या आती है, जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें फिक्स नंबर ऑफ आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। अगर वो एक एटम क्या हो न्यूट्रल एटम हो, उसने कुछ भी क्या मतलब लूज और गेन ना किया हो, किसी से इलेक्ट्रॉन ना लिए हो और ना किसी को दिए हो, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो सिंबल होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का C, ये आपके इस तरीके से आपके सारे क्या आ जाते हैं, सारे आपके एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये सब उनके क्या आ जाते हैं सिंबल आ जाते हैं। अब इनका आ जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए किसका क्या आता है। अब आपको ये पूरी ऐसे टेबल याद रखनी होगी। टेबल याद रखने से आपको क्या हो जाएगी, सबके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। जो पहले नंबर पे उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट, जो दूसरे नंबर पे उसका सेकंड, और जो तीसरे नंबर पे तीसरा, और जो आपके 12 नंबर पे आएगा उसका एटॉमिक नंबर सेकंड 12 आपका होगा। ये जो आपकी एटॉमिक जो टेबल है ये आप किस तरीके से याद रखोगे, इसमें सबका फर्स्ट वर्ड उठा लो, H B C N O F N N A M G, इसका फर्स्ट वर्ड उठा लो और इससे हमने क्या बनाई हुई है, एक स्टोरी बनाई हुई है। जैसे स्टोरी क्या है, स्टोरी आपकी कुछ इस तरीके से है, मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी आपकी इस तरीके से है, जैसे यहाँ पर आपका आ जाता है ही ली बिब सन ऑफ नी ना मग अल सी पस कल और के गा। ठीक है। जैसे ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, गैलियम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। कैसे होगी, है ही ली बिब सन ऑफ नी ना मग अल सी पस कल अर के गा। तो इस तरीके से आप अपना याद रख सकते हो। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। बाकी मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, कैसे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज याद कर सकते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। हीली बिब्सन ऑफ नी नामक अल्सीपस कलर गेगा सक्टी बीकर मनफीको नीकुस जन कागी 80 बरकरब सरिये जर। ऐसे आप अपना जो 100 एलिमेंट्स हैं ना, पूरे 118 एलिमेंट है, उनको एक लाइन में याद कर सकते हो। अभी तो बेसिकली आप अपना 20 तक याद कर लो, आपके लिए इतना काफी होगा। बाकी मैं आपको आगे आपको एक्स्ट्रा चीजें भी कराऊंगा। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा चीजें याद कराऊंगा, ताकि आपकी 10th 12th में जब आप अपना साइंस लोगे तो वहां पर आपकी क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है जी। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर हमारा क्या आ गया था, अब आपने देख लिया कि जिस नंबर पे जो आपका एलिमेंट है उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है। तो याद रखना। तो जैसे आपने पूरी सीरीज याद कर ली, उसका एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिकली याद हो गए। एटॉमिक नंबर याद हो गए तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके क्या हो गए, याद हो गए। और ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1, 2 है ये तो ये भी 2 आपका होगा। अब आपकी मेन चीज आएगी आपकी वैलेंसी। वैलेंसी आपकी कैसे निकलेगी, वैलेंसी आपकी निकलेगी जो KLMN का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे आपकी क्या निकलेगी, वैलेंसी आपकी निकलेगी। देखो किस तरीके से आपकी वैलेंसी निकलेगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले जो हमारे पास इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास चीज़ आ गई। ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास एटम बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट, फिर उसके आगे KLMN और फिर उसकी वैलेंसी। जैसे एटम हमारे पास आता है हाइड्रोजन की जो नंबर होता है वो होता है 1। तो 1 को क्या 1 हमारा K में जाएगा। अब देखो K में होने कितने चाहिए थे, K में हमारे 2 होने चाहिए थे।
लेकिन 2 नहीं है, तो ये क्या करेगा, या तो ये एक अपने आप दे दे किसी को, या फिर 1 किसी से इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, इसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक है जी। जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं एग्जांपल लिथियम का, लिथियम Li, लिथियम की जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है। एल में कितने हो गए, एल में हमारे पास क्या हो गए, 1 हो गए। तो एल में होने कितने चाहिए, एल में 8 होने चाहिए, तो 8 तो है नहीं, अब उसमें 1 है, अब 1 उसको क्या करना होगा, या तो वो 1 दे दे किसी को, या फिर वो क्या कर ले 7 किसी से ले ले। अब देखो 7 लेने में इलेक्ट्रॉन किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और 1 देने में कम एनर्जी लगेगी, तो ये 1 अपना क्या दे देगा, किसी को दे देगा। और अगर कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी वैलेंसी पर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार्बन लेते हैं, जो कार्बन का नंबर होता है वो हमारा 6 होता है, तो इसमें आ जाएगा 2 और इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो ये हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 क्या होगा, 4 वो दे भी सकता है, 4 वो ले भी सकता है, तो 4 का हमारा एक तरीके से वैलेंसी 4 ही मानी जाती है, प्लस माइनस दोनों ही आ जाती है। ये इसका एक अलग केस बनता है कार्बन का, ये मैं अलग से समझाऊंगा, बाकी आप अपना याद रखना, ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर होता है हमारे पास 8, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 6। अब यहाँ पर नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, एल शेल में। अब एल शेल में अगर हमें मेरे पास 6 हैं, तो ये क्या करेगा, एल शेल में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो या तो ये 6 दे दे किसी को, तो ये एल शेल का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये 2 किसी से ले ले, तो इजी क्या पड़ेगा, 2 लेना इजी पड़ेगा, 6 देना हार्ड पड़ेगा। तो ये क्या ले लेगा, 2 किसी से ले लेगा, और लेने पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन बन जाएगा, और जो लेना और देना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब आप इसमें टेबल में देख सकते हो, टेबल में जैसे हम देखते हैं, हम अपना इसकी सोडियम की देख लेते हो, Na 11 है, तो 11 में क्या हो गया, 2, 8 और 1 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 1 उसने क्या कर दिया, दे दिया। ऐसे ही सिलिकॉन की देखें, सिलिकॉन 14 है, तो 14 को 2, 8, 4 मतलब KLM शेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना आई गया, वो तो आपने सीख लिया। आप फिल करोगे, लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अगर वो 4 से कम हुए तो वो दे देगा, अगर 4 से वो ज़्यादा हुए तो वो उतने इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। लास्ट में आपको ध्यान रखना है 8 इलेक्ट्रॉन ही मैक्स फिल करने। जैसे यहाँ पर आपका आता है सल्फर, सल्फर क्या है 16, तो 2, 8, 6, तो 6 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 पूरे करने हैं, तो वो 2 किसी से ले लेगा, तो ये 2 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी आपकी हो गई। इस तरीके से आपकी चीजें आती है। जैसे फॉस्फोरस 15 है, 15, 2, 8, 5 ये क्या कर लेगा, 5 देना थोड़ा मुश्किल होता है, 3 ही उससे ले लेगा, तो 3 इसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन कई केसेस में कई बार हमें मतलब कि स्टडी के थ्रू देखा गया कि 5 भी कई बार ये दे देता है, बट आपको वैलेंसी ये इसकी -3 ये लेगा ना, तो उसकी -3 आपको याद रखनी है, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी -3। तो इस तरीके से आपकी वैलेंसी ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो जो आपने थर्ड चैप्टर में किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, आपने देखा था वैलेंसीज एन, यहाँ पर लिखा हुआ था Na+1, तो वो +1 किस लिए आ रहा था, क्योंकि जो Na है, जो ये कहाँ गया Na, ये रहा, जो सोडियम है उसकी वैलेंसी क्या आती, +1, इस तरीके से +1 वहाँ पर इसलिए लिखा जाता था। तो आई होप आपकी ये टेबल अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको नेम ऑफ एलिमेंट याद होना चाहिए, फिर उसका सिंबल, और ये टेबल पूरी एज इट इज इसी फॉर्मेट में याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर जो उसका सीरियल नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर, उसमें वही प्रोटॉन और वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर जो कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका कैसे निकलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका निकलता है जो आपका एटॉमिक मास है, उसमें से अगर आप प्रोटॉन माइनस कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके निकल जाएंगे। वैसे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे ज़्यादातर पूछेगा नहीं, तो इसका इतना ज़्यादा याद करने का भी कोई चक्कर नहीं है। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आपका पूरा जो टेबल है वो आपका आ जाता है। बाकी इसको एक बार आप रीड कर लोगे तो आपकी और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट। चलो, इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते थे वो हम एक बार देख लेते हैं। चलो जी, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एंड सोडियम एटम। कार्बन और सोडियम एटम में लिखना है। अब देखो कार्बन हमें पता है, कार्बन का जो वैलेंसी मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो KLM में करेंगे तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 4 आपके आ जाएंगे। ये आपका हो गया कार्बन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सोडियम का करना है। सोडियम में क्या होता है, सोडियम का आपका 11 होता है, तो KLM, तो इसमें 2 आ गए, इसमें 8 आ गए, इसमें आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका इस तरीके से होगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसने बोला है कि इफ, उसने क्वेश्चन ये आपका आता है कि इफ K और L शेल ऑफ द एटम आर फुल, K और L शेल फुल हो गई, मतलब कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपकी K, L और M, ठीक है, 3 शेल होती है। उसने कहा कि K एंड L शेल ऑफ द एटम आर फुल, K और L आपकी फुल हो गई, तो उसमें 2 होंगे, उसमें 8 होंगे, तभी वो फुल मानी जाती है। ठीक है। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन में, वो आपके 10 हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो जाएंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 10 जो होता है वो किसका एटॉमिक नंबर आपका होता है, ये आप अपना कमेंट बॉक्स में बताओगे, देखते हैं
हैं, किस बच्चे को पता है। क्लियर है पॉइंट। चलो ये दोनों आपके क्वेश्चन आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए। चलो क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आपकी चीज आती है, नेक्स्ट आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। उसने बोला हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी, वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की वैलेंसी वही KLM, क्लोरीन का नंबर क्या होता है 17, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 हो गया तो यहाँ पर 7, तो ये वैलेंसी क्या हो गई 7 है, तो 7 तो दे देगा नहीं, 8 इसको करने हैं ना, तो ये 1 किसी से ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, ये आपकी वैलेंसी आपकी हो गई। ठीक है, फिर इसको किसकी करनी है, सल्फर की करनी है। सल्फर, सल्फर किस नंबर पे आता है, देखो ऐसे ही सर्च करो, ऐसे करो, है ही ली बिब सन ऑफ नी ना मग अल सी पस, पस किस नंबर पे आ रहा है 16 नंबर पे आ रहा है, तो ये होगी इसकी 16। इस तरीके से आपको नंबर निकालने हैं। तो ये होगा K, ये हो गया L, ये M, तो ये 2, 8 और 10 और ये 6, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, आपकी इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ये 2 किसी से क्या कर लेगा, बोरो कर लेगा। फिर आपको निकालनी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की आप कैसे निकालोगे, देखो मैग्नीशियम की कैसे निकलेगी, जैसे है ही ली बिब सन ऑफ नी ना मग, मग इस नंबर पे आना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये किस नंबर पे आ गया, ये 12 नंबर पे आपका आ गया। KLM में फिल कर देंगे, KLM ये आ गया 2, ये 8 8 10 2 12, तो ये 2 क्या कर देगा, 2 दे देगा, तो +2 उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से आपकी क्या होती है, वैलेंसी आपकी डिफाइन होती है। क्लियर पॉइंट। चलो जी आई होप करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आपका जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपकी वैलेंसी, आपका जो बोर मॉडल है, वो इस तरीके से सब कुछ आता है। ये वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके जरूर देखना, तभी आपकी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। और ये आपका केमिस्ट्री का बेसिकली एक तरह से बेस था, आगे चल के आपको इस पर काफी हायर स्टडीज में, अगर आप साइंस में करते हो तो आपको काफी स्टडी करनी होगी। 12th में भी आपका बहुत काम आएगा, 11 आपका साथ साथ आपकी 10th में बहुत ज्यादा काम आएगा, आपकी 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हो तो वहां पर भी आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इस तरीके से सब कुछ आ जाता है हमारे पास। इस क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये सब कुछ हमने समझा, नीर बोल मॉडल का समझा, फिर हमने अपना देखा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से होता है, बैलेंसी किस तरीके से निकालनी है, और जो पूरा वो चार्ट है वो किस तरीके से हम अपना याद कर सकते हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए, जो अपना पेज नंबर 51 तक जो यहाँ पर ये आपका जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर से जो ऊपर का जो सारी चीज आती है वो पढ़ के आना है, और उससे उसके बीच में जो ब्लू वाले क्वेश्चन, इंडेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं, वो सब कुछ आपको कंप्लीट करके लाना है। साथ साथ जो आपको ये सीरीज याद करके आनी है हीली बिब्सन ऑफ नीना मग अल्सीपस वाली, आपको याद करके आनी है। ये सब कुछ हम इस क्लास के लिए रखते हैं। आई होप आपकी सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को जहां से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो वहां पर मेरे को क्या कर देना, मैसेज कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक